इश्क जब जिद बन जाए पार्ट 2। कॉरिडोर में पीहू तेज कदमों से आगे बढ़ रही थी, जबकि उसकी बेस्ट फ्रेंड संध्या उसके पीछे पीछे भागती हुई आई। तू पागल हो गई है क्या? शौर्य सिंघानिया है वो, उससे इस तरह कोई बात नहीं कर सकता, संध्या ने धीमे लेकिन घबराए हुए लहजे में कहा। पीहू ने गहरी सांस ली और अपनी जलती हुई आंखों से संध्या को देखा। तो क्या करती? उसे सिगरेट पीने देती? वो कोई राजा महाराजा नहीं कि जो चाहे करेगा और हम बस खड़े देखते रहेंगे। संध्या ने अपने माथे पर हाथ मारते हुए कहा, उफ, तुझे समझ नहीं आ रहा? शौर्य सिंघानिया इस कॉलेज के ट्रस्टी का बेटा है, जिससे कोई भी पंगा लेने की हिम्मत नहीं करता। मुझे फर्क नहीं पड़ता संध्या, पीहू ने ठंडे लहजे में कहा। अगर उसे लगता है कि उसकी अक्कड़ सब पर चल सकती है तो मुझे उसे गलत साबित करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। संध्या ने एक लंबी सांस भरी लेकिन कुछ कहा नहीं। दूसरी ओर शौर्य अभी भी वहीं खड़ा हुआ था जहाँ पीहू ने उसे चुनौती दी थी। उसने होठों पर हल्की सी मुस्कान तैर रही थी, उसकी आंखों में हल्की सी शरारत थी, लेकिन इसके पीछे छिपी दिलचस्पी ज्यादा गहरी थी। इम्प्रेसिव, बहुत दिनों बाद किसी ने मुझे इस तरह चैलेंज किया है, उसने खुद से कहा और जेब से दूसरी सिगरेट निकालकर उंगलियों के बीच घुमाई। लेकिन इस बार उसने उसे जलाया नहीं। उसके पीछे खड़ा रोहित, जो शौर्य के सबसे करीबी दोस्तों में से एक था, हल्का सा हंस दिया। पहली बार किसी लड़की ने तुझे सिगरेट फेंकने पर मजबूर किया है भाई। शौर्य ने उसे एक नजर देखा और सिगरेट जेब में वापस डाल दी, फिर हल्के से मुस्कुराते हुए बोला, ये लड़की इंटरेस्टिंग है। रोहित ने भौचक्की नजरों से उसकी ओर देखा। मतलब? शौर्य ने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी पर नजर डाली और फिर धीमे लहजे में कहा, मतलब अब गेम शुरू हुआ है। कॉलेज से बाहर निकलते ही संध्या ने गहरी सांस ली और बैग से पानी की बोतल निकाली, कुछ घूंट पानी पिया, लेकिन उसकी तेज धड़कनें अभी धीमी नहीं हुई थी। यार अब तो थोड़ा नॉर्मल हो जा, संध्या उसके साथ स्कूटी की तरफ बढ़ते हुए बोली। तेरी फाइटिंग स्पिरिट अपनी जगह ठीक है, लेकिन तुझे अंदाजा भी नहीं कि शौर्य सिंघानिया किस टाइप का इंसान है। पीहू ने स्कूटी पर बैठते हुए हेलमेट पहना और बेमन से कंधे उचकाए। मुझे फर्क नहीं पड़ता संध्या, जो गलत है वो गलत है। संध्या ने गहरी सांस ली और स्कूटी स्टार्ट कर दी। रास्ते भर पर कुछ न कुछ बड़बड़ाती रही, लेकिन पीहू अपनी सोच में ही डूबी हुई थी। शौर्य सिंघानिया, इस लड़के के बारे में उसने पहले भी बहुत कुछ सुना हुआ था। कॉलेज का सबसे पॉपुलर लड़का, एटीट्यूड से भरा हुआ, जिसे सब फॉलो करते हैं और जो अपनी मर्जी का मालिक था। लेकिन आज पहली बार पीहू ने उसे इतने करीब से देखा था। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसने पीहू को उसके बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया था। शायद सिर्फ एक एरोगेंट लड़का है जो अपनी मनमानी करने का आदी है, पीहू ने खुद को समझाते हुए कहा। पीहू के घर पहुंचते ही उसकी मां संगीता जी दरवाजे पर ही खड़ी हुई मिल गई थी। आ गई मेरी शेरनी, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। कैसा रहा दिन? पीहू ने बैग टेबल पर पटका और सोफे पर ढेर हो गई, एकदम थकाऊ और इरिटेटिंग। माँ ने उसके माथे पर हल्की सी थपकी दी। अच्छा, लगता है आज फिर से किसी को सबक सिखाकर आई है। संध्या, जो उसके साथ ही अंदर आई थी, हंस पड़ी। आंटी, आज तो कॉलेज के सबसे एटीट्यूड वाले बंदे से पंगा ले लिया है इसने। मैं तो इसकी हिम्मत देखकर शॉक रह गई थी। ओह, संगीता ने हल्के आश्चर्य से कहा। कौन? शौर्य सिंघानिया आंटी। ये नाम सुनते ही संगीता जी के एक्सप्रेशन एक पल को बदल गया था, लेकिन उन्होंने जल्दी से उसे छुपा लिया था। अच्छा, वो नाम तो सुना है मैंने, उन्होंने नॉर्मल आवाज में कहा। लेकिन पीहू बेटा, कॉलेज में किसी से बेवजह उलझने की जरूरत नहीं। मैंने बेवजह नहीं किया माँ, पीहू ने सख्ती से कहा। वो गलत कर रहा था और मैंने बस उसे रोक दिया। बस, संगीता जी कुछ कहने ही वाली थी कि तभी पीहू का फोन वाइब्रेट हुआ। उसने स्क्रीन देखी, अननोन नंबर। उसने हल्की झुंझलाहट के साथ कॉल उठाया। हेलो। दूसरी तरफ कुछ सेकंड की चुप्पी रही, फिर एक ठंडी मगर हल्की सी मजाकिया आवाज सुनाई दी। सिर्फ सिगरेट ही नहीं, तुम्हारी ये अकड़ भी देखने लायक थी मिस पीहू। पीहू का दिल एक सेकंड के लिए धड़कना भूल गया था। शौर्य, पीहू ने फुसफुसाकर कहा, इससे पहले कि पीहू कुछ और कह पाती। शौर्य ने कॉल काट दी थी। पीहू अभी फोन को घूर रही थी, मानो वो समझने की कोशिश कर रही हो कि शौर्य का इरादा क्या है। लेकिन तभी बाहर दरवाजे की घंटी बजी। संगीता जी ने दरवाजा खोला और जैसे ही उन्होंने सामने खड़े व्यक्ति को देखा, उनका चेहरा सख्त हो गया था। उनके चेहरे की रंगत उड़ चुकी थी। उन्होंने कांपते हुए होठों से कहा, आप यहाँ कैसे? दरवाजे पर ओम प्रकाश चौहान खड़े हुए थे, वही आदमी जिसने सालों पहले उन्हें और पीहू को अकेला छोड़ दिया था। उनका शरीर हल्का सा सुन्न पड़ गया था। संगीता जी ने खुद को शांत किया और बेहद ठंडे लहजे में पूछा, तुम यहाँ क्या करने आए हो? ओम प्रकाश ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन संगीता की आंखों में कोई अपनापन नहीं था। कैसी हो संगीता? मुझे नहीं लगता कि इसका कोई मतलब रह गया है, संगीता ने दो टूक जवाब दिया। जो इंसान अपनी बीवी और बच्ची को सालों पहले छोड़कर चला गया, उसे अब हमारी फिक्र करने का कोई हक नहीं। आप जा सकते हैं। पीहू, जो घर के किचन में खड़ी हुई थी, दरवाजे पर हल्की बातों की आवाज सुनकर उसने पूछा, कौन है माँ? ये कहते कहते हुए दरवाजे तक पहुंच गई थी। उसने एक पल दरवाजे पर खड़े शख्स की तरफ नजर उठाकर देखा। उसकी उंगलियां मुट्ठी में कस गई थी, उसकी आंखों में नाराजगी साफ झलक रही थी। आपको यहाँ किसने बुलाया? पीहू की आवाज में तल्खी थी। ओम प्रकाश ने उसे गौर से देखा। उसकी बेटी अब काफी बड़ी हो चुकी थी और उसकी आंखों में उनके लिए सिर्फ गुस्सा था। मैं यहाँ एक जरूरी बात करने आया हूँ बेटा, मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। पीहू ने बिना झिझके कहा। अब सीधे मुद्दे पर आओ, क्या चाहिए? ओम प्रकाश ने एक गहरी सांस ली और संगीता जी को देखते हुए कहा, यह बात मैं अकेले में करना चाहता हूँ। संगीता ने ठहाका लगाया। अब हमारे बीच कुछ अकेले में बात करने लायक रह गया है क्या? देखो संगीता, ये पीहू के फ्यूचर का सवाल है, ओम प्रकाश ने समझाने की कोशिश करते हुए कहा। पीहू ने अपनी भौहें तान ली थी। ओह, तो अब आपको मेरे फ्यूचर की चिंता हो रही है? उसने हंसते हुए कहा। उस वक्त आपकी चिंता कहाँ गई थी जब आप अपनी 6 साल की बेटी और अपनी पत्नी को अकेला छोड़कर गए थे? ओम प्रकाश ने पीहू की आंखों में देखा। उसकी गुस्से से भरी आंखें उन्हें धिक्कार रही थी। उन्होंने कुछ कहने के लिए होठ खोले ही थे, लेकिन कोई शब्द नहीं निकला।
संगीता जी ने पीहू को डांटा और तीखी नज़रों से उसे घूरते हुए कहा, मैंने तुम्हें ये संस्कार नहीं दिए पीहू कि तुम अपने से बड़े इंसान से बदतमीजी करो। उन्होंने एक नज़र ओम प्रकाश जी की तरफ देखा, फिर कहा, आइए अंदर बैठकर बात करते हैं। संगीता जी ने सोफे की तरफ बैठने का इशारा किया और फिर कहा, ओम प्रकाश, अब कौन सी मजबूरी आ गई जिसने तुम्हें हमें याद करने पर मजबूर कर दिया। ओम प्रकाश ने गहरी सांस ली, मानो खुद को शांत कर रहे हों। फिर धीमे मगर गंभीर लहजे में बोले, मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत बड़ी गलती की थी। मैंने तुम्हें और पीहू को छोड़कर गलत किया, लेकिन अब मैं उसे सुधारना चाहता हूँ। सुधारना? पीहू की हंसी कड़वी थी। अब जब मैं अपनी माँ के दम पर बड़ी हुई हूँ, जब मैंने हर मुश्किल खुद झेली है, जब मुझे अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने की आदत पड़ गई है, अब आप आकर मेरे फ्यूचर की चिंता कर रहे हैं। दिलचस्प है। संगीता जी ने भी सहमति में सिर हिलाया। तुम्हें पता भी है कि हमने जिंदगी कैसे काटी है। पीहू ने स्कूल की फीस भरने के लिए मैंने कितनी रातें जागकर काम किया है। जब उसे तेज बुखार होता था तब मैंने उसे अकेले कैसे संभाला। तुमने हमें अपने न होने की आदत डाल दी है ओम प्रकाश, और अब तुम चाहते हो कि हम तुम्हारे लौटने पर खुश हो जाएं। ओम प्रकाश की आंखों में पश्चाताप था, लेकिन पीहू पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उसने दरवाजे की ओर इशारा किया, आप जा सकते हैं, हमें आपकी हमदर्दी नहीं चाहिए। लेकिन ओम प्रकाश वहीं खड़े रहे थे। उन्होंने संगीता जी को देखा और धीमी आवाज में बोले, पीहू के लिए एक अच्छा रिश्ता मिल रहा है। अगर तुम दोनों चाहो तो मैं उसकी बात आगे बढ़ा सकता हूँ। मैं अपनी गलती का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। संगीता और पीहू दोनों ही कुछ पल के लिए चुप हो गई थी। पीहू ने अपनी माँ की ओर देखा। संगीता की आंखों में न जाने कितने सवाल उमड़ रहे थे। वह ओम प्रकाश को देखकर ठंडी आवाज में बोली, अब ये दिखावटी प्रायश्चित क्यों? जब ज़रूरत थी तब तो आपने पीहू की परवाह नहीं की। ओम प्रकाश ने नज़रें झुका ली थी। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है संगीता, मैं बस चाहता हूँ पीहू की ज़िंदगी संवर जाए। पीहू जो अब तक चुप थी, एक गहरी सांस लेकर बोली, और अगर हम इस रिश्ते को मना कर दें तो क्या तब भी आपको हमारी फिक्र होगी? ओम प्रकाश ने उसकी आंखों में झांका। हाँ पीहू, मैं अपनी गलती को दोहराना नहीं चाहता। तुम खुश रहो, बस यही चाहता हूँ। संगीता ने एक पल सोचा और फिर ठंडे लहजे में बोली, रिश्ते सिर्फ अच्छे खानदान और पैसे से तय नहीं होते ओम प्रकाश। हम पहले ये देखेंगे कि लड़का कैसा है, क्या वह वाकई हमारी पीहू के लायक है, या फिर यह सिर्फ तुम्हारा बोझ हल्का करने की कोशिश है। ओम प्रकाश के चेहरे पर गिल्ट उभर आया था। मैं सच में चाहता हूँ कि यह रिश्ता पीहू के लिए सही हो। तुम लोग एक बार लड़के और उसके परिवार से मिल लो, फिर जो फैसला होगा मुझे मंजूर होगा। पीहू अभी भी कंफ्यूजन में थी। उसने अपनी माँ की ओर देखा और हल्के से सिर हिलाया। संगीता जी ने पीहू की तरफ देखते हुए कहा, ठीक है, लेकिन फैसला हमारा होगा, और अगर हमें जरा भी शक हुआ तो हम मना कर देंगे। ओम प्रकाश ने एक राहत की सांस ली और धीरे से बोले, जैसा तुम दोनों चाहो, बस एक मौका दे दो। पीहू जो इन सब बातों को शांति से सुन रही थी, लेकिन उसकी नाराजगी अभी भी बरकरार थी, उसने आंखें टेढ़ी करके कहा, तो अब पैसे देकर आप अपने पाप धोना चाहते हो? ओम प्रकाश ने तुरंत सिर हिलाया। नहीं बेटा, ये पाप धोने का सवाल नहीं है, ये मेरा फर्ज है जो मैंने नहीं निभाया। लेकिन अगर अब मैं कुछ कर सकता हूँ तो क्या मुझे करने नहीं दोगी? संगीता जी गहरी सोच में डूबी हुई थी। पीहू की शादी के लिए मौका अच्छा था, लेकिन वह अपने पिता के एहसान तले दबकर नहीं जीना चाहती थी। पीहू ने संगीता की ओर देखा, फिर ओम प्रकाश की आंखों में झांकते हुए कहा, आपका फैसला बहुत देर से आया और मैं फैसले लेने की उम्र में आ चुकी हूँ। मुझे आपकी मदद नहीं चाहिए, मैं अपनी माँ की तरह खुद अपना रास्ता बनाऊंगी। ओम प्रकाश के चेहरे पर निराशा छा गई थी, लेकिन पीहू की आवाज़ ठोस थी। उसने एक कदम पीछे लिया और दरवाजे की ओर इशारा किया, अब आप जा सकते हैं। ओम प्रकाश ने थोड़ा असहज महसूस किया, लेकिन फिर सीधे मुद्दे पर आ गए। मुझे एक बड़ी बिजनेस डील करनी है और उस डील में तुम्हारी शादी की बात भी जुड़ी हुई है। पीहू का दिमाग जैसे सुन्न पड़ गया था। क्या? मेरे दोस्त का बेटा है, सूरज नाम है उसका, अभी उसकी पढ़ाई पूरी हुई है, उसका परिवार बहुत अमीर है, और अगर तुम उससे शादी कर लो तो दोनों परिवारों के बीच एक बड़ी बिजनेस डील भी पक्की हो जाएगी। कमरे में कुछ सेकंड के लिए खामोशी छा गई थी। फिर पीहू ठहाका लगाकर हंस पड़ी, लेकिन उसकी हंसी में मजाक नहीं था बल्कि गहरा तिरस्कार था। आपको सच में लगता है कि मैं आपकी किसी बिजनेस डील का हिस्सा बनूंगी? उसकी आंखें अब गुस्से से जल रही थीं। आपने हमें सालों पहले छोड़ दिया था और अब अचानक एक बिजनेस का फायदा दिखा तो आपको मेरी याद आ गई। ओम प्रकाश ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था, लेकिन पीहू ने हाथ उठा दिया। बस एक शब्द और नहीं। आपके लिए पैसा सबसे ज़रूरी होगा, लेकिन मेरे लिए नहीं। उसने संगीता जी की ओर देखा। माँ प्लीज़ इन्हें बाहर जाने को कहें, मुझे इनका चेहरा भी नहीं देखना। संगीता जी ने बिना कुछ कहे दरवाज़ा खोल दिया था। ओम प्रकाश जी ने एक आखिरी बार पीहू को देखा, लेकिन उनकी आंखों में कोई नरमी नहीं थी। दरवाज़ा बंद होते ही पीहू का चेहरा सख्त हो गया था, लेकिन जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ उसने गहरी सांस ली और खुद को शांत करने की कोशिश की। तुम ठीक हो? संगीता जी ने प्यार से पूछा। पीहू ने फीकी मुस्कान दी। हाँ माँ, लेकिन आज एक बात और पक्की हो गई, मुझे अमीर लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं। ये सब अपनी ताकत और पैसे के दम पर हमें बस मोहरे समझते हैं। जब मन चाहा छोड़ दिया और जब मन चाहा अपना हक जताने आ गए। संगीता जी ने उसकी आंखों में देखना चाहा, लेकिन पीहू ने अपना चेहरा मोड़ लिया था। उसकी आंखों में आंसू थे। दूसरी ओर शौर्य अपने पेंट हाउस की बालकनी में खड़ा हुआ था। फोन पर कुछ सोचते ही उसने पीहू का नंबर फिर से देखा और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई थी। इंटरेस्टिंग लड़की है। रोहित ने उसके कंधे पर हाथ मारते हुए कहा, यार तेरे डैड का कॉल आया था, मिलना चाहते हैं तुझसे। तू तो उनके कॉल रिसीव करेगा नहीं? शौर्य ने हल्की हंसी के साथ फोन को पलटते हुए कहा। तू जानता है ना मैं उनके लिए इतना भी ज़रूरी नहीं हूँ। रोहित ने गहरी सांस ली। भले ही तू माने या ना माने, लेकिन वो तुझसे मिलने के बहाने ढूंढते रहते हैं शौर्य।
शौर्या की निगाहें फिर से फोन स्क्रीन पर चली गई थी। पीहू का नंबर अभी उसकी आंखों के सामने था। अजीब लड़की है, उसने खुद से बुदबुदाते हुए कहा। रोहित ने भौहें चढ़ाई। तुझे उसमें इतनी दिलचस्पी कब से होने लगी? शौर्या ने हल्के से मुस्कुराते हुए फोन को जेब में डाला। दिलचस्पी? मुझे तो बस समझ नहीं आ रहा कि कोई इतनी बेबाकी से मुझसे बात कैसे कर सकता है। शौर्या सिंघानिया से, रोहित ने मजाक उड़ाते हुए कहा। यानी पहली बार किसी ने तेरी अकड़ उतारी है? शौर्या ने उसे हल्का सा धक्का दिया और बालकनी की रेलिंग पर टिकते हुए कहा। यार मुझे ये लड़की को समझना है, कुछ अलग है उसमें। रोहित ने सिर हिलाया। तो फिर बात करना उससे। वैसे भी तेरे डैड से मिलने का तो तुझे कोई शौक नहीं, तो वक्त बिताने का अच्छा तरीका होगा। शौर्या ने तीखी नजर से रोहित को देखा और धीमे लेकिन ठहराव भरी आवाज में कहा। वक्त बिताने का तरीका? तू सोच भी कैसे सकता है कि मैं किसी को सिर्फ टाइम पास समझूंगा? रोहित ने हल्का ठहाका लगाया। अरे भाई मैं तो बस कुछ नहीं। शौर्या ने उसे टोकते हुए कहा। जब मैं किसी में दिलचस्पी लेता हूँ तो उसकी गहराई तक जाता हूँ। वो लड़की अलग है और मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्यों। रोहित ने उसे गौर से देखा। तो फिर कॉल क्यों नहीं कर रहा? डर लग रहा है? शौर्या ने हल्का सा स्मिक किया और फोन को स्क्रीन पर उंगलियां फेरते हुए कहा। शौर्या सिंघानिया किसी से नहीं डरता। उसने बिना कुछ सोचे ही पीहू का नंबर डायल कर दिया था, लेकिन कई कॉल्स करने के बाद भी पीहू ने कोई कॉल रिसीव नहीं की थी। पीहू अपने कमरे में आकर शांति से लेट गई थी। उसके दिमाग में वही पुरानी बातें बिजली की तरह कौंधने लगी थी। पीहू सिर्फ 6 साल की थी जब उसकी दुनिया के झटके में बदल गई थी। उसका घर पहले छोटा मगर खुशहाल था। उसके माता पिता ओम प्रकाश चौहान और संगीता एक साधारण लेकिन प्यार भरी जिंदगी जी रहे थे। ओम प्रकाश एक छोटा बिजनेस कर रहे थे जो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। पीहू को याद था कि हर रात सोने से पहले उसके पिता उसे कहानियां सुनाते थे और उसकी माँ बालों में तेल लगाकर उसकी चोटी बनाती थी। तब उसे लगता था कि उसकी जिंदगी परियों की कहानी जैसी ही थी। लेकिन एक दिन सब कुछ खत्म हो गया। ओम प्रकाश चौहान ने एक बड़े राजनीतिक हस्ती मंत्री प्रताप सिंह के साथ बिजनेस में हाथ मिलाया था। कुछ ही महीनों में ओम प्रकाश की किस्मत चमकने लगी थी। वे महंगी गाड़ियां खरीदने लगे, ऊंची पार्टियों में जाने लगे। संगीता जी को कुछ गड़बड़ महसूस हुई, लेकिन जब उन्होंने अपने पति से सवाल किया तो उन्हें हमेशा यही जवाब मिला। मैं ये सब हमारे अच्छे फ्यूचर के लिए कर रहा हूँ। लेकिन सच्चाई इससे बहुत अलग थी। एक रात संगीता को खबर मिली कि ओम प्रकाश ने मंत्री प्रताप सिंह की बेटी सुनीता सिंह से गुपचुप शादी कर ली है। वह उस मंत्री की ताकत और दौलत से इतना प्रभावित हो चुका था कि उसने अपनी पत्नी और बेटी को छोड़ने का फैसला कर लिया था। पीहू तब सिर्फ 6 साल की थी। वह भागकर अपने पिता के पास गई थी, रोते हुए अपने नन्हे हाथों से उनका हाथ पकड़ने की कोशिश की थी। पापा आप हमें छोड़कर क्यों जा रहे हो? लेकिन उसके पिता ने एक पल के लिए भी उसे नहीं देखा था। उन्होंने बस अपनी शादी की खबर को सही ठहराया और संगीता से तलाक लेने की बात कह दी। और कुछ दिन बाद ही संगीता जी और ओम प्रकाश चौहान का तलाक हो चुका था। उस पल पीहू के लिए अमीर लोग सिर्फ छल और धोखे का दूसरा नाम बन गए थे। इसके बाद संगीता और पीहू के लिए मुश्किल भरे दिन शुरू हो गए थे। ओम प्रकाश ने उन्हें किसी भी तरह की आर्थिक मदद देने से साफ इनकार कर दिया था। मंत्री परिवार के प्रभाव की वजह से संगीता को अपने मायके से भी कोई मदद नहीं मिली थी। उन्होंने कपड़ों की सिलाई करके और छोटे मोटे काम करके पीहू को पाला। पीहू ने बचपन पर ही सीखा था कि इस दुनिया में सिर्फ वही लोग टिकते हैं जो खुद को मजबूत बनाना जानते हैं। पीहू ने देखा कि कैसे उसके पिता ने सिर्फ दौलत के लिए अपनी ही बेटी को ठुकरा दिया था। उसने कसम खाई थी कि वह कभी किसी अमीर इंसान को अपना दिल या दिमाग पर हावी नहीं होने देगी। उसके लिए अमीर लोगों का मतलब स्वार्थी, मतलबी और धोखेबाज था। अब जब पीहू बड़ी हो चुकी थी, उसके चेहरे पर हमेशा आत्मविश्वास होता था, लेकिन भीतर कहीं न कहीं वह अब भी उस 6 साल की बच्ची को छुपाए हुए बैठी थी जिसने अपने पिता को किसी और औरत के साथ जाते हुए देखा था। वह किसी भी अमीर आदमी के इंटेंशन पर भरोसा नहीं करती थी। रात के सन्नाटे में शौर्य अपने पेंट हाउस की बालकनी में खड़ा हुआ था। उसके हाथ में सिगरेट थी, लेकिन उसने उसे जलाया नहीं था। उसकी नज़र अभी फोन स्क्रीन पर थी जहां पीहू का नंबर डिस्प्ले हो रहा था। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी कि अचानक उसका फोन वाइब्रेट हुआ। नेत्रा सिंघानिया। शौर्य का चेहरा एकदम ठंडा और बेरुखी से भरा हो गया था। उसके चेहरे की नसें तन गई थी। उसने फोन को पलटकर साइड टेबल पर रख दिया था, लेकिन कॉल्स लगातार आए जा रहे थे। उसने झुंझलाते हुए टेबल से अपना फोन उठाया और कॉल उठाने से पहले उसने एक गहरी सांस ली। बोलो, उसने बिना किसी इमोशन के कहा। दूसरी तरफ से एक मीठी लेकिन तानों से भरी आवाज आई। शौर्या, इतनी रूखे क्यों हो तुम? आखिर मैं तुम्हारी माँ हूँ। शौर्य के होठों पर एक कड़वी हंसी आ गई थी। तुम्हें माँ कहलाने का हक किसने दिया नेत्रा सिंघानिया? उसने एक तीखा तंज कसा। दूसरी तरफ कुछ सेकंड के लिए चुप्पी रही। फिर नेत्रा ने हल्की हंसी के साथ कहा, अच्छा छोड़ो ये बातें, तुम्हारे डैड तुमसे मिलना चाहते हैं। शौर्य ने अपनी उंगलियों से रेलिंग पर चोट की, जैसे अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा हो। क्यों? अपनी फैमिली को छोड़ने के 25 साल बाद उन्हें बेटा याद आ रहा है? शौर्या, तुम अभी बच्चे हो। बिजनेस में तुम्हें हमारी सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। आखिर तुम सिंघानिया हो। शौर्य की आंखों में एक अजीब सी सर्द आग थी। मैं सिंघानिया नहीं हूँ नेत्रा जी, मैं शौर्या हूँ, अकेला, और मैं वही करता हूँ जो मुझे सही लगता है। नेत्रा ने हल्की सांस ली और फिर धीमे से कहा, देखो तुम्हारे डैड ने तुम्हें अकेले बहुत सह लिया, लेकिन अभी वक्त है। सिंघानिया ग्रुप तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम्हारे डैड तुम्हें वापस देखना चाहते हैं। शौर्या की आंखें काली छाया जैसी हो गई थी। मुझे उनके इमोशनल ड्रामा में कोई इंटरेस्ट नहीं नेत्रा जी। उन्हें कहना कि उनका बेटा नहीं हूँ मैं, और मैं उस आदमी को डैड कहना भी अपनी बेइज्जती समझता हूँ जिसने मेरी माँ को धोखा दिया था। दूसरी तरफ नेत्रा चुप हो गई थी, लेकिन शौर्या को उसकी चुप्पी भी बहुत कुछ कहती थी। फिर उसने एक आखिरी वार किया, तुम तो चाहती थी कि मैं मर जाऊं, है ना? लेकिन अफसोस, मैं जिंदा हूं और तुम्हें याद दिलाने के लिए काफ़ी हूं कि तुम्हारी ज़िंदगी में हमेशा एक प्रॉब्लम बनकर रहूंगा। नेत्रा ने गहरी सांस ली, फिर नॉर्मल आवाज़ में कहा, देखते हैं कब तक इग्नोर करोगे।
गुड नाइट शौर्या। फोन कट हो चुका था। शौर्या ने गहरी सांस ली और फोन बंद कर दिया था। उसकी आंखें अब भी गुस्से और नफरत से भरी हुई थी। सिंघानिया ग्रुप उसने हल्के से बुदबुदाया। उसकी मुट्ठियां रेलिंग पे और ज्यादा कस गई थीं। उसने अपना फोन टेबल पर फेंका और बालकनी से चांद की तरफ देखने लगा। शौर्य का परिवार सिंघानिया ग्रुप राजनीति और बिजनेस दोनों में ही गहरी पकड़ रखता था। उसके पिता विक्रम सिंघानिया एक बड़े बिजनेसमैन होने के साथ साथ पॉलिटिक्स में भी अपना असर रखते थे। शौर्या को अपनी फैमिली से कोई खास रिश्ता नहीं था, खासकर अपनी सौतेली मां नेत्रा और अपने पिता विक्रम सिंघानिया से। पीहू अपनी क्लास खत्म कर बस क्लास से बाहर ही जा रही थी कि शौर्या ने अपनी आदत के मुताबिक उसका रास्ता फिर से रोक लिया था। आज सुबह से पीहू का मूड कुछ ठीक नहीं था। उसने गुस्से भरी एक नज़र शौर्या पर डाली और शौर्या को इग्नोर करके फिर से कॉरिडोर की तरफ बढ़ने लगी। लेकिन शौर्या का पीहू को इस तरह इग्नोर करना पसंद नहीं आ रहा था। कॉलेज के सेंट्रल कॉरिडोर में माहौल गर्म था। कुछ स्टूडेंट ग्रुप में खड़े बातें कर रहे थे, लेकिन पीहू और शौर्या के टकराव ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। लेकिन शौर्या तक की हार मानने के लिए तैयार ही नहीं था। आज क्लास में भी पीहू ने शौर्या की बदतमीजियों का कोई खास जवाब नहीं दिया था। पीहू जैसे ही कुछ आगे बढ़ी, शौर्या ने अपनी स्माइल बिखेरते हुए कहा, क्या बात है प्रोफेसर पीहू, आज आप बहुत शांत लग रही हैं। अगर आपको किसी ने परेशान किया है तो आप बस हुक्म करें। पीहू ने गहरी सांस ली और खुद को शांत रखने की कोशिश की, लेकिन शौर्य को वही मखौल उड़ाने वाली मुस्कान उसे और चिढ़ा रही थी। वह बिना कोई जवाब दिए आगे बढ़ने लगी, लेकिन शौर्य फिर से उसकी राह में आ गया था। अरे इतना एटीट्यूड भी अच्छा नहीं मैडम, शौर्या ने हल्के अंदाज में कहा। मुझे तो लगा था कि आज तुम्हारा दिन खराब है, लेकिन तुम तो मुझे देखकर ही और ज़्यादा गुस्से में आ गई। पीहू ने गुस्से में उसकी ओर देखा और तंज कसा। अच्छा, और अगर मैं कहूँ कि मेरी ख़राब मूड की वजह तुम हो शौर्या? शौर्या ने शरारती अंदाज में हाथ दिल पर रखा। ओ मतलब अब मेरे बारे में सोचा भी जा रहा है? इंटरेस्टिंग। कॉरिडोर में खड़े कुछ स्टूडेंट हंसने लगे थे और कुछ अब तक इसी बहस में खो चुके थे। पीहू ने नाक फुलाते हुए जवाब दिया, काश एक ऐसा कानून होता कि बेवजह लोगों का रास्ता रोकने वाले लोगों को भी जेल भेजा जा सकता। शौर्या ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अगर ऐसी कोई जेल होती तो मैं खुशी खुशी तुम्हारे साथ वहाँ जाने को भी तैयार हूँ। अब पीहू का धैर्य जवाब देने लगा था। उसने शौर्य की तरफ एक कदम बढ़ाया और उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, तुम ना बस एक दिन, सिर्फ एक दिन मुझे परेशान किए बिना रह सकते हो क्या? अरे मैडम, आप तो एक ही दिन में तंग आ गई मुझसे। शौर्य की बेबाकी देख पीहू को गुस्सा आ गया था। पीहू को गुस्सा करते देख शौर्य को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। पीहू का गुस्सा बढ़ने लगा था। उसकी जुबान से अनजाने में कुछ ऐसे शब्द निकल चुके थे जो शायद उसे कहने नहीं चाहिए थे। शौर्य की आंखों में गर्म लपटें उठने लगी थी, लेकिन उसने खुद को काबू में रखा। आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है प्रोफेसर पीहू? पीहू ने बिना झिझके कहा, तुम जैसे लोगों को दूसरों का सम्मान करना नहीं आता। अगर आज तुम्हारी माँ ने तुम्हें अच्छे संस्कार दिए होते तो तुम्हें तुम्हारी हद पता होती कि एक लड़की के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी तुम खाली हो। असल में क्या है ना, तुम जैसे लोगों को पता ही नहीं होता कि असली प्यार, इमोशंस और फैमिली क्या होती है। शौर्या का चेहरा एकदम सख्त हो गया था। क्या? उसकी आवाज़ खतरनाक रूप से शांत थी, लेकिन पीहू को समझ नहीं आया कि उसने गलत बटन दबा दिया था। शौर्या का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। तुम जैसे लोग क्या क्या बोला तुमने? पीहू पूरी करो ना अपनी बात। शौर्या ने एक कदम आगे बढ़कर कहा। उसकी आंखों में अब सिर्फ गुस्सा और दर्द था। पीहू ने बिना हिचके कहा, तुम जैसे लोग कभी किसी का सम्मान करना सीख ही नहीं सकते, क्योंकि तुम्हें बचपन से सिर्फ बिजनेस, पावर और डील सिखाई जाती हैं। तुम्हारी परवरिश ही ऐसी होती है। बस इतना सुनना था कि कुछ सेकंड के लिए पूरी दुनिया थम गई थी। शौर्य के अंदर कुछ टूट चुका था। उसकी आंखों के सामने उसकी माँ का चेहरा घूमने लगा था। उसकी उंगलियां मुट्ठी में बदल चुकी थीं। उसकी सांसें भारी हो गई थी। पीहू को शायद अंदाजा भी नहीं था कि उसके एक अनजाने तंज ने शौर्या की सबसे कमजोर नस दबा दी थी। शौर्या ने गहरी सांस ली, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी ठंडक थी, कुछ ऐसा जिसे पीहू को पहले कभी नहीं देखा था। क्या कहा तुमने? उसकी आवाज़ धीमी थी, मगर हर शब्द में बर्फीली ठंडक थी। पीहू को भी शायद अंदाजा हो चुका था कि उसने कुछ ऐसा कह दिया है जो शायद उसे नहीं कहना चाहिए था, लेकिन अब पीछे हटना उसकी आदत नहीं थी। शौर्या ने धीरे से कदम आगे बढ़ाया और उसकी उंगलियां अभी मुट्ठी में जकड़ी हुई थीं। मेरी परवरिश पर सवाल उठाने वाली आखिर तुम होती कौन हो? मेरी परवरिश पर सवाल उठाने से पहले तुम्हें एक बार सोच लेना चाहिए था प्रोफेसर पीहू। उसकी गहरी निगाहें सीधे पीहू की आंखों में थी। पीहू उसकी आंखों में गुस्से और नफरत के उमड़ते तूफान को महसूस कर पा रही थी। एक ऐसा दर्द जिसे शायद वो कभी समझ ही नहीं सकती थी, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहती, शौर्या ने एक कदम उसकी ओर बढ़ाया और बेहद हल्के मगर सख्त लहजे में कहा, अब तुम्हें सच में जानने की ज़रूरत है कि मेरी परवरिश कैसी है। दोस्तों, इस कहानी का अगला पार्ट देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारी कहानी की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और अगर कहानी आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। कहानी को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।